एक बार एक राइट विंग अमेरिकन कमेंटेटर टकर कार्लसन ने अपने शो पे ये बोला था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए तो वो अपनी पूरी सिविलाइजेशन, कल्चर एंड ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए जो इंडिया आज भी यूज कर रहा है। एंड इन 75 सालों के अंदर इंडिया ने कोई भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाया है जो कि मुंबई के ट्रेन स्टेशन जैसा खूबसूरत हो एंड ब्रिटिशर्स के आर्किटेक्चर को कम्पीट कर सके। When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization, public buildings, all of which are still in use today. And yet after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? No, sadly it has not. एंड फाइनली इंडिया ने उसका जवाब भी बहुत बखूबी तरीके से दिया है अपनी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाकर। तो अब सवाल ये आता है कि क्या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वेस्ट ऑफ मनी है जैसे कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, या फिर हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर डायरेक्ट खतरा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेक्यान। नाइनटीन 1920 में दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने हमारी पुरानी पार्लियामेंट को बनाया था। और ऐसा नहीं है कि वो लोग इंडिया को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे या फिर इंडिया के कल्चर को बहुत सपोर्ट करते थे। सर एडवर्ड लुटियंस का तो ये मानना था कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई रियल आर्किटेक्ट है भी या फिर उनका कोई ग्रेट एडिशन है। हम नहीं आते तो उनके पास कभी भी हमारे जैसा ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट आ ही नहीं पाता। एंड हर्बर्ट बेकर का ये मानना था कि अगर इंडियंस को सेटिस्फाई करना है तो हमें उनके मिथ्स को और उनकी बकवास हिस्ट्री को हमारे खुद के आर्किटेक्ट के अंदर एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि इंडिया के आर्किटेक्ट की कोई अपनी वैल्यू नहीं है। एंड और तो और जो हमारे पुराने पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन थी वो भी किसी इंडियन ने नहीं रखी थी, वो भी एक फॉरेन के प्रिंस आर्थर ने आके रखी थी। तो सही मायनों के अंदर जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो इंडियंस की तो थी ही नहीं, न तो इंडियंस ने उसको बनाया था, न तो वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उसके बावजूद हमारी पुरानी पार्लियामेंट ने 100 साल तक हमारी देश की सेवा की है। एंड जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने जा रही है वो सही मायनों में इंडिया की एंड इंडियन के कल्चर को और हमारी डेमोक्रेसी को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। एंड इसके पैरेलल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा जो कि राजपथ के अंदर लाई करता है, उस प्रोजेक्ट पे भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, जिसका आउटलाइन मैप कुछ ऐसा दिखता है। एंड इस न्यू पार्लियामेंट का जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ का आ रहा है। लेकिन मेन सवाल ये आता है कि वो प्रोजेक्ट जो हमारी इंडियन के कल्चर को एज वेल एज हमारी इंडिया के आर्किटेक्ट को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने वाला है, उसको आखिर क्यों हमारी 19 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर रही है एंड इस प्रोजेक्ट को बॉयकॉट करने पर तुली हुई है। तो इसके कुछ मेन रीजन जो वो देते हैं, पहला, ये एक पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ मनी प्रोजेक्ट है। दूसरा मेन रीजन ये देते हैं वो इंडिया के कल्चर को एंड एज वेल एज हिंदुइज्म को कुछ ज्यादा ही हाइप करके यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। एंड थर्ड, जो कि बहुत ही मेरे को वाहियात लगा, कि ये जो नया पार्लियामेंट है ये डेमोक्रेसी एज वेल एज सेकुलरिज्म के ऊपर थ्रेट है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंगोल की बात हम आगे इस वीडियो के अंदर जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट है वो इसके बारे में क्या बोलना चाहती है एंड वो क्या बताती है कि ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि डीजनरेटिंग कंडीशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी है एंड काफी सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि जब 1920 के बाद इसको बनाया था तो 1926 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 साल के अंदर जो इसकी रूफ टाइल्स थी वो टूटना चालू हो गई थी। वाह, ये है इनका आर्किटेक्चर। एंड ओरिजिनली जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो बनाई गई थी स्पेसिफिकली 150 मेंबर्स के लिए, लेकिन हमने आज इसके अंदर 500 से ज़्यादा MPs को ठूस रखा है एंड काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे वो काम भी करते हैं। एंड क्योंकि ये बिल्डिंग 1920s में बनाई गई थी यानी कि 100 साल पहले, तो यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी को हमने इंटीग्रेट किया, जैसे कि AC, CCTV कैमराज एंड ऑडियो वीडियो सिस्टम्स को। एंड जो इसकी वायर्स है वो आज भी अच्छी तरीके से दीवार के अंदर नहीं जा पाई है एंड ऐसी बाहर लटकी रहती है, जिसकी वजह से अगर आग भी लगती है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एंड क्योंकि ये 100 साल पहले बनाया गया है तो इसके जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो भी अब उतने काम के नहीं रहे हैं। एंड एक और मेन बात ये भी आ जाती है कि जो पहले दिल्ली था वो सेस्मिक एरिया जोन 2 के अंदर लाई करता था, लेकिन अब वो सेस्मिक एरिया जोन 4 के अंदर लाई करता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। एंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना ही इस तरीके से कि जो कि इस सेस्मिक जोन को सह सके एंड अर्थक्वेक प्रूफ रह पाए। एंड इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो लाइफ स्पैन है वो एस्टिमेट करी जा रही है कि 150 साल तक रहेगी। एंड जो सेकंड पॉइंट आता है इसकी फेवर के अंदर वो ये आता है डीलिमिटेशन ऑफ MPs। अभी लोकसभा में टोटल 543 MPs है, बट ओल्ड बिल्डिंग की जो ओरिजिनल कैपेसिटी थी वो 150 की, लेकिन हमने उसके अंदर 543 MPs को बिठा के रखा हुआ है। एंड जब देश आज़ाद हुआ था एंड पार्लियामेंट की पहली मीटिंग रखी गई थी, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो पॉपुलेशन के चेंज के हिसाब से उसको बाद में चेंज किया जाएगा या फिर अपग्रेड किया जाएगा। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की लाइन ड्रॉ करी जा रही थी तो यहाँ पे एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया था कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है या तो वो रफली या फिर इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को
रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे स्टेट्स में वो पॉपुलेशन कम है। फॉर सपोज मैं अगर यूपी की बात करूँ तो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू कर्नाटका। यहाँ पे जो वोट्स की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंड आने वाले टाइम के अंदर न्यू एमपीज भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, इसलिए हमें नई बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत थी। इसकी वजह से जो नई बिल्डिंग की कैपेसिटी है वो लोकसभा की है टोटल 888 एंड राज्यसभा की होगी 384 एंड संयुक्त संसद के अंदर 1272 मेंबर्स की कैपेसिटी होगी। एंड आप खुद देख सकते हो कि हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या हाल हो रखा था, क्योंकि इसको बहुत कम लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन हमने इसके अंदर जरूरत से ज़्यादा लोगों को भर दिया है। एंड यहाँ पे सिर्फ एमपीज की बात नहीं आती है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज जो वहाँ पे काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। एंड 2012 में कांग्रेस की एक एमपी ने खुद ये लेटर लिख के बोला था कि इतने कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में इतनी एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता है। तीसरा मेन पॉइंट आता है कि सेविंग ऑफ मनी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आपने अभी हाल फिलहाल के अंदर काफी सारे लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि 1000 करोड़ को फूक क्यों रहे हो आप नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, इससे अच्छा तो आप इसको नई एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के अंदर लगा देते या कोई कॉलेज बना लेते, जिससे हमारे आने वाले टाइम के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा जनरेट हो पाती। तो रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो सेंट्रल विस्टा पे टोटल 5898 वर्कर्स काम करेंगे ऑन साइट एंड 1491 वर्कर्स करेंगे ऑफ साइट। एंड जो यहाँ पे मेनली मैन पावर की डिप्लॉयमेंट की जाएगी एम्प्लॉयमेंट के जरिए वो 3235 स्किल्ड मैन पावर होंगे एंड 4138 सेमी स्किल्ड मैन पावर्स की होंगी। एंड सिर्फ यहाँ पे लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक और चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है रॉ मटेरियल्स का। तो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 41,104 मेट्रिक टन स्टील का यूज किया जाएगा एंड 1.01 लाख मेट्रिक टन सीमेंट का यूज किया जाएगा एंड साथ के साथ में 18,235 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का भी यूज किया जाएगा। एंड इस टोटल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर जो टोटल एम्प्लॉयमेंट डेज की जनरेशन होगी वो होगी 23,02,115। तो सोचने वाली यही बात है कि अगर इतने सारे रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाएगा तो जिन कंपनी से ये रॉ मटेरियल आएगा उनको भी तो काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। एंड ये प्रोजेक्ट अगर इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है एंड कहां से ये बात आ जाती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये बात है कि अगर एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट या फिर एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है तो उससे पूरे देश के निवासियों को तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो वही बात हो जाती है अगर यूपी दिल्ली के अंदर कोई हाईवे रोड बन रहा है तो कर्नाटक के वालों को क्या फायदा उस चीज से। एंड साथ के साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जितने भी ऑफिसेज हैं जो कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो एम्प्लॉयज है वो यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे रेंटेड है एंड हर साल इनका जो रेंट है वो टोटल एस्टिमेट अमाउंट वो 1000 करोड़ रुपए का आता है। तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, 1000 करोड़ हर साल खर्चना या फिर एक ही बार में काम खत्म करके बना देना ताकि हमारे जो हर साल के 1000 करोड़ रुपए हैं वो भी बच जाएं। एंड अगर टोटल प्रोजेक्ट का हम कॉस्ट देखें सेंट्रल विस्टा का जो कि एस्टिमेट किया जा रहा था 20,000 करोड़ रुपए का, तो अगर हर साल 1000 करोड़ रुपए भी बच रहा है तो 20 साल के अंदर इसकी आरओई वापस आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो आरओई डिमांड करते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जबकि वो कैपिटलिज्म से तो दूर दूर तक नाता तक नहीं रखते हैं। एंड आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं 4 पॉइंट की, या फिर मैं बोलूँ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर। अब जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी वो सारे के सारी मिट चुकी है सिवाय इंडिया को छोड़ के। एंड हमारा इंडिया आज भी इतने कल्चर को उसी तरीके से मेंटेन करके चल रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं हमारे कल्चर को, हमारी इंडिया की लेगेसी को बर्बाद करना चाहते हैं एंड उनका काफी ज्यादा इस चीज को देख के मेल्ट डाउन भी होता है। एंड यहाँ पे मैं सूडो लिबरल्स की बात कर रहा हूँ। इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है हमारे इंडिया के कल्चर को दिखाने के लिए एंड जो इसके अंदर सिंगोल को स्थापित किया जा रहा है उस सिंगोल को सीधा सीधा सिंबल माना गया है ट्रू इंडियन कल्चर का, जो कि हमारी इंडिया के हिस्ट्री को भी ग्लोरीफाई करता है। लेकिन इस मामले में काफी सारे लोगों का यह मानना है कि जो सिंगोल है वो हिंदुइज्म को कुछ ज्यादा ही प्रमोट कर रहा है या फिर इंडिया के कल्चर को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर रहा है। तो मैं आखिर में इनसे यही पूछना चाहूंगा तो इसमें गलत क्या है। देखिए कोई ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन या नई बात नहीं है। जब 1947 के अंदर पावर ऑफ ट्रांसफर होने वाला था उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू से ये पूछा था कि आप किस तरीके से इस पावर ऑफ ट्रांसफर को यूज करना चाहते हैं किसी सिंबल के थ्रू पे, आप हमें बताइए। तो नेहरू जी ने उनसे ये बोला था कि देखो मेरे को अभी इमीडिएट आंसर तो नहीं पता, मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ। एंड वो हमारे पहले और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी के पास में गए। तब राजागोपालाचारी जी या फिर राजा जी ने उनको ये सजेस्ट किया था कि सिंगोल को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगोल जो है वो चोला एम्पायर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। क्योंकि जब पावर ऑफ अटर्नी या फिर पावर ऑफ ऑथोराइजेशन ट्रांसफर करी जाती थी एक किंग से दूसरे किंग की तरफ, तब
वहाँ पे सेंगोल का यूज किया जाता था। एंड साउथ में इस सेंगोल को बोला जाता है रॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी। एंड यहाँ पे भी हमें यही देखने को मिला है कि जब यहाँ पे सेंगोल की बात की जा रही थी तो यहाँ पे कोई भी नॉर्थ और साउथ का कोई पछड़ा नहीं हुआ। एंड यहाँ पे ये चीजें डिफाइन करते हैं कि जो सेंगोल है वो एक्चुअली के अंदर नॉर्थ और साउथ को यूनाइट करने वाली चीज है। एंड दुर्भाग्य तो यह है कि जब नेहरू जी ने ये सेंगोल को एक्सेप्ट भी किया था, उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस ने इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में ये कह के रख दिया कि ये तो एक वॉकिंग स्टिक थी नेहरू जी की। बारे लिबरल्स, बारे हिस्टोरियंस, क्या माया है तुम्हारी। तो देखो यार, फाइनल बात करते हैं, जो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया के कल्चर को ग्लोरीफाई करता है। आखिरकार के अंदर बाहर के देश जितने भी थे उन्होंने भी हमको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि हमने खुद का अपना कुछ बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर कुछ भी है वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपोज करने के बजाय इंडियन कल्चर को अपोज करना चालू कर देते हैं। एंड उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि कितना ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए उनके कल्चर को बना के रखना। एंड आप मुझको ये बोलेंगे कि यार ये चैनल तो तेरा स्टार्टअप रिलेटेड है, तो यहाँ पे स्टार्टअप की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, तो ये पॉलिटिकल क्यों जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बात सीधी सीधी बता देता हूँ, मैं पॉलिटिकल इस वीडियो के अंदर गया ही नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये बताया है कि क्यों पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो ये बात में आपको चूरन बेचा जाता है ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है या फिर आप इन चीज़ों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं। एंड इन लोगों के लिए तो हर एक चीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो तो वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है। जैसे कि कुछ लोगों के हिसाब से तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी वेस्ट ऑफ मनी था। एंड उन्होंने ये डायरेक्टली मुंह पे बोला हुआ है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो इतना खूबसूरत नहीं है एंड वहाँ पे तो आएंगे ही नहीं लोग देखने, एंड ROI तो वहाँ से आएगा ही नहीं। एंड 5 साल के अंदर ये बात अच्छी तरीके से झूठी हो जाती है, क्योंकि जो उनका एस्टिमेशन टाइम था ना 120 साल का ROI आने का, वो अराउंड घट के 30 साल हो गया है। तो मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा कि यार इन सब लोगों को छोड़ो, अपना खुद का दिमाग लगाओ। जब भी कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट बनता है तो उसके आसपास काफ़ी सारी डेवलपमेंट की जाती है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। एंड अगर मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी बात करूँ तो वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे जो आसपास के एरिया के अंदर रहते थे वो कितना डेवलप हो चुका। जाके जर्मनी में रह के ये बोल देना कि वहाँ पे आसपास में लोगों का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ये बकवास जगह पे बना दिया है, ये बेवकूफ़ाना बात और इलॉजिकल बात हो जाती है। अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो पैसा कमा रहे हैं वहाँ से, एंड काफ़ी सारा टूरिज्म भी बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनता है तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आएंगे, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जितने भी स्किल्ड लेबर्स या फिर सेमी स्किल्ड लेबर्स हैं उनको भी तो कितना फ़ायदा होगा। आप ये खुद सोचिए अपने दिमाग से। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड हाँ, मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से एंड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से। एंड काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे तू तो भाई अंधभक्त है, तू बीजेपी के सपोर्टर कर रहा है। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया। क्योंकि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने भी एक बात बोली थी कि पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जाएंगी, ये देश बना रहना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं देश की बात कर रहा हूँ। एंड मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आइए और मेरे को गालियाँ दीजिए, ताकि उससे मेरी एंगेजमेंट भी बढ़ती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो ऐसी नई इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट लेके आ रखी है स्टार्टअप्स के लिए, एंड स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा पैसा रेस करने में हेल्प करती है, एंड आप 50 लाख रुपए तक ले सकते हो गवर्नमेंट से, तो इस वाली वीडियो को जरूर देख सकते हैं। एंड यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कि ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ये जानना है कि जो हाइड्रोजन कार के ऊपर नितिन गडकरी जो कि एक हमारे बीजेपी के मंत्री हैं, उनका कितना रोल प्ले है इसके अंदर, एंड मैंने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ है, तो आप इस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।